16-17 साल पहले यही राजा गए थे छोड़कर काठमांडू और पोखरा चले गए, ये कहकर कि सही समय नहीं है। मैं उनकी बाइट्स देख रहा था, सही समय नहीं है, सही समय नहीं है। अब एक बाइट आई जिसमें कह रहे हैं यही समय है। वो क्या देख रहे हैं? रोड मैप हमें नहीं पता, क्या पता उनके दिमाग में हो। सीरियस है वो? देखिए, अगर आप नेपाल का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को 70 साल पहले से अभी तक देखा, जब राणा शासन खत्म हुई जी, है ना, 1951 से आज 2025 तक देखा, तो राजा का जो वंश था उसमें सबसे कमजोर, उसमें सबसे माने द वीकेस्ट आई विल टेल इज किंग ज्ञानेंद्र। अच्छा। इनका जो व्यक्तिगत रिकॉर्ड वो भी काफी चर्चा में आई है ना। तो इसीलिए लोग आज भी विश्वास नहीं करते कि अगर ज्ञानेंद्र राजा फिर वापस आएगा, तो अगर वो मजबूत थे, देश को माने देश को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम थे, तो वो 2006-08 में हट भी नहीं जाते थे। मतलब पहले कर लेते, जब आपको सब आता ही था तो कर लेते पहले। तो लेकिन आज राजा शासन से भी लोग को ज़्यादा परेशान कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ नहीं कर सका, इसमें फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा, राइट। अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने अभी जिस तरह का पॉलिटिकल पार्टीज है, इनका जो काम करते, कार्य करते, राजनीतिक कार्यक्रम करते, जिस तरह का करप्शन है, जिस तरह का देश को राष्ट्र का विदेश नीति है ना, वो सब अगर इस 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, 12 साल के अंदर हम ये करेंगे और ये तय करेंगे बोल के एक नया लीडरशिप आ गया, नया सोच लेके, और नया क्षमता वाला लीडरशिप आ गए, एजुकेटेड लीडरशिप आ गए, तो मुझको लगता है राज शासन का जो पुनर्बहाली का जो सवाल है वो स्टेडीली घट भी जाएगा, क्योंकि लोग को पता है कि राज शासन सिर्फ नाम के लिए होगा, क्योंकि उसमें जो राजा ज्ञानेंद्र है, राजा ज्ञानेंद्र ने अपना क्षमता प्रदर्शन पहले भी किया था, लेकिन कुछ सबको पता चला था कि इस तरह का, और इससे भी ज़्यादा राजा ज्ञानेंद्र के बाद क्या होगा, उनका वंश में और कौन है, ये भी लोग सवाल करने लगे। और सबको पता है कितना कमज़ोर है, कितना देशभक्त है, और कितना नेपाल को एक दूरदर्शी कार्यक्रम दे सकते, वो सब उसको भी लोग को पता है ना। लेकिन देखिए, एक बात तो मानना पड़ेगा, जब तक राज शासन था, राष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक जो विकास थी वो द्रुत गति से हो रहा था। है वहाँ पे एक दृष्टि, आप एक माने पक्ष में आप ब्राह्मण और क्षत्रिय है, और राजा के साथ मिलके ये किया वो किया, और जितने भी जनजाति, राय, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ, शेर्पा, भोटे, जितने भी मंगर वगैरह जितने भी, उनको काफ़ी जानबूझ के इन लोगों को पीछा माने दे वर केप्ट बैकवर्ड, डिप्राइव्ड। और माओवादी का जो आंदोलन हुआ, इन्हीं लोग, इनका उसका आधार ही इन्हीं लोग थे। अच्छा, लीडर थे, अच्छा, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, लेकिन जो आधार था इनका मधेश के लोग थे, और यही जनजाति लोग थे, यही थे जिन्हें राजशाही ने विकास की पटरी पर नहीं रखा, बल्कि पीछे रखा लगातार। इसीलिए ये लोग बहुत उभर के आ गए। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा, राज संस्था जब था तब पॉइंट ऑफ रेफरेंस होती है ना। अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ नेपाल में करना है,
नेपाल के साथ कुछ करना है तो एक था पॉइंट ऑफ रेफरेंस, राजा। बस राजा महेंद्र था, राजा वीरेंद्र था, है ना। और सभी उन्हीं के ऊपर, अमेरिकन्स भी उन्हीं के वहाँ पास जाते थे, भारत भी हुए। लेकिन अभी देख लीजिए आप किसके पास जाएंगे। हर एक 3 महीने में, हर एक 6 महीने में सरकार चेंज 13 सरकारें बदल चुकी हैं। हाँ, और सरकार भी देखिए कोई विचारधारा वाला सरकार नहीं है, कोई माने दूरदर्शी सरकार नहीं, ये दावपेच की सरकार है ना। आप कितने अगर ये कॉम्बिनेशन किया, ये परम्यूटेशन किया, हम स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं ना, तो ये कॉम्बिनेशन इससे कितना महीना आगे बढ़ेगा, 6 महीना, 10 महीना, 12 महीना। 12 महीने के बाद क्या होगा उस माने किसी को फिक्र नहीं, चिंता नहीं, 12 महीना रहना है बस, है ना। तो इस स्थिति में लोग चाहते एक संस्था हो जो राष्ट्र को आगे बढ़ाए, राष्ट्र का छवि को वापस लाए, ये सब करने में। इसीलिए डिबेट काफ़ी माने इट इज़ नॉट अ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड डिबेट। एक लोग के पास देर आर सो मेनी थिंग्स। एक चाइनीज़ है, उनका अपना दृष्टिकोण है, अमेरिकन्स का अपना, हमारी राष्ट्र भारत का अपना दृष्टिकोण है इसके बारे में। तो अब आज डिफ्यूज्ड है, कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है। माने इसको क्या बोलते हैं, इसको एक ऐसा स्थिति है कि एक कड़ी उठाने से कुछ भी नहीं हो सकता इसमें, है ना। इसका इतना छोटा सा देश और इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हैं उसके साथ। ये मुझे बताइए, अब ये तो मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली भाई 2008 के बाद नेपाली जनता को ये उम्मीद थी कि पॉलिटिकल पार्टीज कुछ करेंगी, नहीं कर पाई, तो ये वो फ्रस्ट्रेशन है। और इस फ्रस्ट्रेशन में लोग अब थोड़ा सा राजा की तरफ भी देख रहे हैं, लेकिन कोई खास ऐसा रोड मैप या बहुत सोचा समझा कुछ नहीं है। राजा की सपोर्ट में जो पार्टी है, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, उसकी नाम मात्र की सीट है। तो ऐसा कोई मतलब वहाँ पर कोई बहुत अच्छा कोई आंकड़ा नहीं है उनके पास। तो माहौल है, माहौल अपनी जगह ठीक है। लेकिन ये जो आंकड़ा है सर, 2008 से 13 सरकारें आना जाना, बनना बिगड़ना, मतलब ठीक है, पॉलिटिकल जो अस्थिरता है वो तो भारत में भी कई राज्यों में होती है ना। केंद्र में तो नहीं ना सही, हालांकि केंद्र में भी हमने भी देखा 90 के दशक में ये होता है बिल्कुल। लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट से निकले लोग अपनी मैच्योरिटी से कुछ ना कुछ समझौता कर लेते हैं और देश को आगे बढ़ा लेते हैं। नेपाल का जो ये सियासी गलियारा है, जिसमें इतने नेता दिखते हैं अलग अलग तरह के विचार के, और जिसमें भारत की जनता भी पिक करते रहते, प्रचंड आ गया तो ये तो चलो अपना ठीक आदमी है, ओली आ गया यार ये तो गाली ही देगा, तो ये सब मिलजुल के कोई कुछ क्यों नहीं कर पा रहा, बीच का रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्या कारण है? नहीं, वही तो मैंने देखिए, हमारी राष्ट्र और नेपाल में काफ़ी बड़ा अंतर है। डेमोक्रेसी में भी हम लोग ट्रेंड डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेटिक कंट्री। एक नेता को हम लोग ऊपर लाते, उसको नेक्स्ट इलेक्शन में उसका नाम और निशान नहीं रहता, कहाँ गया हो, है ना। नेपाल में आप गत 20 साल में देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि राजनीतिक दल भी वही है, नेता भी वही है, सोच भी वही है, कार्य प्रणाली भी वही है ना। तो चेंज ही नहीं होता है, लोग इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है। आज भी लोग, हम कांग्रेस को वोट दे के, मेजॉरिटी दे के कांग्रेस का स्टेबल सरकार बनाएंगे, जो भी बोलता है नेपाली कांग्रेस, है ना, वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल को बोलते, वोट दे के इसको मेजॉरिटी दे के हम स्टेबल गवर्नमेंट बनाए थे। लेकिन वो वोट देते भी है, लेकिन फिर नेता तो वही है। अच्छा, नेता तो नहीं बदलते, चेहरा बिल्कुल नहीं बदलता। और नेपाली कांग्रेस की आप बात कर रहे हैं, वो नेपाल की सबसे पुरानी पार्टी है। हाँ, और ये 4-5 नेताएं हैं, वो 4-5 नेताएं ने बहुत बड़ा अपने किस तरह से माने सरवाइव कर रहा है सीख लिया है, पर्सनल सर्वाइवल सीख लिया। हाँ, अमेरिका के साथ किस तरह से व्यवहार करके हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, भारत के साथ किस तरह से आगे बढ़ेंगे, चाइना को कब लाना है, कब कॉर्नर करना है, वो सब सीख लिया है। तो पैटर्न आपने
20 साल में बिल्कुल वही पैटर्न। हम तो पढ़ते हैं नेबरिंग कंट्रीज को, हमारा तो है ना, पाकिस्तान से लेकर म्यांमार सब नेबरिंग कंट्रीज पढ़ते हैं, लेकिन नेपाल का पैटर्न एक अद्भुत पैटर्न है कि ये 5 नेता है, 6 नेता है, किसको कहाँ कब और क्यों खेलना है, किस किस का मेरा राष्ट्र में क्या भूमिका होगा, वो सब इनको पता है। ठीक है। मैंने और वही करते रहते, इधर वाला वही करते रहे। आज वही हालत, इसीलिए कभी भी भारत ये नहीं बोल सकता है कि ये अब हमारी जो मनपसंद का सरकार है वो आ गया, हम इनके साथ मिलके ये करेंगे। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा गेम, वो पूरा गेम ही चेंज।